हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नेहा। आज की ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनसबदारी सिस्टम के बारे में। कि पिछली वीडियो में हमने मुगल प्रशासनिक ढांचे के बारे में डिस्कस किया, तो आज की इस वीडियो में हम मुगल प्रशासन में मौजूद रीढ़ की हड्डी जिसे कहा गया है मनसबदारी सिस्टम, उसके बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी और जात सवार क्या था, और उनके जो मनसबदारी में जो कितनी श्रेणियां होती थी, क्या सिस्टम था उनका, किसने शुरू की, कब की, ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक से रिलेटेड सभी गहराइयों को अच्छे से समझ सके और एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका जवाब जो है बहुत ही इजी तरीके से दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं मनसब क्या था, क्योंकि उस टॉपिक को शुरू करने से पहले उस वर्ड का जो है अर्थ जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी से। तो चलिए बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम की। सबसे पहले हम मनसब शब्द का अर्थ देखते हैं। जो मनसब शब्द है इसका अर्थ होता है पद, ओहदा या फिर दर्जा। ठीक है, या तो इसकी पोस्ट जो उसका ओहदा होता है व्यक्ति का, पद, ओहदा या फिर दर्जा जो है इस वर्ड का मीनिंग है मनसब शब्द का। ठीक है, आगे इसे जो है जात और सवार इन दो इकाइयों के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता था। जात और सवार, जो जात था इसमें जो है व्यक्ति के पद और को वेतन को देखा जाता था, और जो सवार था इसमें जो है घुड़सवार की संख्या देखी जाती थी। ठीक है, इसे दो इकाइयों में ऐसे विभाजित किया गया था। मनसब जो है आगे इसे जात और सवार के द्वारा जो है एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, मुगल साम्राज्य में जो है एक अधिकारी होता था। अगर सिंपल वर्डिंग में इसका मीनिंग देखें तो मुगल साम्राज्य में एक अधिकारी होता था, एक व्यक्ति होता था जिसके पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को जो है मनसब नामक एक संख्यात्मक मान के द्वारा निर्धारित किया जाता था। दोबारा सुन लीजिए, मुगल साम्राज्य में एक अधिकारी होता था जिसके पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को, ठीक है, एक संख्यात्मक मान के द्वारा निर्धारित किया जाता था, और वह संख्यात्मक मान का नाम क्या था? मनसब। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जो है, अकबर के शासनकाल के 19वें वर्ष में जो है मनसबदारी सिस्टम लागू किया गया, और अकबर के शासनकाल के 39वें वर्ष में इसका बहुत ज्यादा विकास हो चुका था। और ये जो प्रणाली थी ये दशमलव प्रणाली पर निर्धारित थी। ठीक है, और ये जो प्रणाली थी मनसबदारी सिस्टम, ये चंगेज खां से ली गई थी। किससे? चंगेज खां से। ठीक है, जो कि एक क्रूर शासक था। जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे जो है चंगेज खां पर भी जो एक वीडियो अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय में जो है अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उन्होंने अपने साम्राज्य को इक्तों में विभाजित किया हुआ था। इक्तों के जो प्रधान होते थे उसे इक्तादार कहा जाता था। इसी प्रकार से जो मुगल राजवंश है, मुगल राजवंश में जो मुगल्स थे, यानी कि जो बाबर, यहाँ पर बाबर की बात की गई है कि जो बाबर था उसने अपने साम्राज्य में जो है वजहदारी व्यवस्था जो है लागू की गई थी, जिसके प्रधान को वजहदार कहा जाता था। इसी प्रकार से जो अकबर है उसने इस इक्तादार सिस्टम को और वजहदार सिस्टम में संशोधन करके, सुधार करके एक नई व्यवस्था जो है शुरू की थी, जिसका नाम था मनसबदारी सिस्टम, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था, जिसे आगे हम जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अकबर के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं बादशाह अकबर के बारे में, क्योंकि बादशाह अकबर ने ही ये जो पद्धति थी वह शुरू की थी। ठीक है, और उसने ये पद्धति जो है कब लागू की थी अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें क्या क्या सिस्टम होता था, जैसा कि हम जानते हैं, मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ कि जो बादशाह अकबर था उसकी ये पद्धति जो है दशमलव प्रणाली पे आधारित थी। ठीक है, और उसने ये जो पद्धति थी, ये व्यवस्था थी, वो किससे ली थी? चंगेज खां से ली थी। ठीक है, चंगेज खां जो कि एक क्रूर शासक रहा है। ठीक है, और जो ये व्यवस्था थी मनसबदारी सिस्टम, इसकी सबसे छोटी इकाई होती थी 10। ठीक है, और आगे बाकी के जो थे वो इनका मतलब गुणनफल होता था। ठीक है, इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल जिसने कि अकबर की जीवनी लिखी जिसे कहा जाता है अकबरनामा। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर की जो है जीवनी लिखी थी और उस रचना का नाम है अकबरनामा। ठीक है, तो जो अबुल फजल था, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, उसके अनुसार जो है अकबर ने 66 श्रेणियां जो है ये शुरू की थी, यानी मनसबदारी सिस्टम में मनसबदार जो थे उनकी 66 श्रेणियां हमें जो है देखने को मिलती हैं, और जिसमें जो है 10 घुड़सवार होते थे। यानी कि जो अकबर ने जो मनसबदारी सिस्टम शुरू किया था, ठीक है, तो अकबर ने जो है मनसब की 66 श्रेणियां जो है शुरू की। मनसबदार में 66 श्रेणियां होती थी और उसकी सबसे छोटी इकाई होती थी 10 घुड़सवार।
और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? 10,000 घुड़सवार। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? 10 घुड़सवार, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? 10,000 घुड़सवार की होती थी। अकबर ने जो है 66 श्रेणियां जो है मनसबदारी में शुरू की थी। ठीक है, लेकिन अबुल फजल ने सिर्फ जो है 33 श्रेणियों का ही जो है वर्णन किया है। तो इससे ये पता चलता है कि अकबर ने चाहे 66 श्रेणियां जो है मनसबदार की जो है लागू की थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 33 श्रेणियां ही जो है काम करती थी, यानी कि व्यवहारिक उनका जो है विभाजन जो था वो सिर्फ 33 ही था, यानी कि काम करने वाली जो श्रेणियां थी वो सिर्फ 33 ही थी। ठीक है, प्रारंभ में जो है जो ये मनसबदारी सिस्टम था, तो शुरुआत में तो जो है वेतन के आधार पर उनका जो वेतन होता था ना, जो भी मनसबदार होते थे उनका जो वेतन था वो सेना के आकार और संख्या के द्वारा घोषित किया जाता था। ठीक है, जो सेना का आकार है, सेना कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी फौज है, कितने सैनिक है, उसमें उसकी संख्या के द्वारा जो है उसका वेतन डिसाइड किया जाता था। लेकिन आगे जाकर बाद में जो है मनसबदार का जो पद था वह एक जगह 2 संख्या जात और सवार के द्वारा जो है घोषित किया जाने लगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। आरंभ में जब ये मनसबदारी सिस्टम शुरू हुआ तो जो उसका वेतन था मनसब का, ठीक है, वो सेना का आकार को देखकर और एक संख्या के द्वारा घोषित किया जाता था कि जो सेना है कितनी बड़ी है, उसमें कितने सैनिक है, उसके अकॉर्डिंग उसका वेतन डिसाइड किया जाता था। लेकिन बाद में जो मनसबदार था उसका पद एक जगह 2 संख्या जात और सवार के द्वारा घोषित किया जाने लगा। ठीक है, अकबर ने अपने शासनकाल के जो है 19वें वर्ष जो है ये मनसबदारी सिस्टम लागू किया था, और अकबर के जो है 39वें वर्ष यानी कि उसके शासनकाल के जो है 39वें वर्ष ये जो सेना इसका बहुत, ये जो मनसबदारी सिस्टम है इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ। अकबर ने ये जो सिस्टम था मनसबदारी सिस्टम ये लागू किया था 1595 से लेके 1596 में जो है ये मनसबदारी सिस्टम जो है शुरू किया। ठीक है, और इसे 3 समूहों में जो है विभाजित कर दिया, 3 भागों में इसे बांट दिया था। सबसे पहला जो है उसमें सवार की संख्या जात के बराबर होती थी। इसमें ऐसे मनसबदार आते थे जिसमें जो सवार था उसकी संख्या जो है जात के बराबर है। ठीक है, सवार की संख्या जो है, सवार की जो संख्या है वह जात के बराबर है। पहले सिस्टम में तो ये आता था। और दूसरा है सवार की संख्या जो है, दूसरे सिस्टम में क्या आता था, सवार की जो संख्या है वो जात से कम। ठीक है, जो सवार की संख्या है तो ये क्या होता था, जात से कम होती थी, जात से कम होती थी। ठीक है, लेकिन उसके 50% से अधिक होती थी। लेकिन उसका जो 50% है, यानी कि मान लीजिए कि 100% होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 50 हो गए, यहाँ पर 50 हो गए। लेकिन इन्होंने कहा है कि सवार की संख्या जात से कम होती थी लेकिन उसके 50% से अधिक होती थी। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 50% से जो है अधिक करनी है, यहाँ पर 60 लगा लीजिए, चाहे यहाँ पर 70 लगा लीजिए। ठीक है, तो 50% से जो है अधिक होती थी। ठीक है, उसके बाद है सवार की संख्या जो है जात से कम। तीसरे पॉइंट में क्या है कि सवार की जो संख्या है, ऐसे मनसबदार आते थे तीसरे सिस्टम में जिसमें सवार की संख्या जात से कम और उसके 50% से भी कम हो। ठीक है, तो सवार की जो संख्या होती थी तीसरे सिस्टम में वो जात से कम होती थी। ठीक है, और उसके 50% से भी कम होती थी, 50% से भी जो है उसकी संख्या जो है कम होती थी। अब इसमें जो है ये बात देखने को मिलती है कि जो सवार की संख्या है वो जात से अधिक नहीं थी। ठीक है, कि जो सवार की संख्या होती थी वो जात से ज्यादा नहीं होती थी। सवार पद जो है जात के बराबर या कम होता था। जो सवार पद होता था वो जात के बराबर होता था या फिर उससे कम होता था, लेकिन किसी भी कंडीशन में जो सवार है उसकी संख्या जो है जात से ज्यादा नहीं होती थी। आगे पढ़ लेते हैं। तो अब बात करते हैं मनसबदारी की श्रेणियां जो थी कौन कौन सी थी। पहली जो श्रेणी थी, इसकी 3 श्रेणियां, जैसे कि हम जानते हैं कि अकबर ने इसे जो है 3 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, जो मनसबदार थे उनकी श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे है कि इसमें ऐसे मनसबदार आते थे, पहली श्रेणी में ऐसे मनसबदार आते थे जिनका जात पद जो है 2500 से अधिक होता था, जिसे अमीर आजम या अमीर उम्दा कहा जाता था। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। पहली जो श्रेणी है मनसबदार की, ठीक है, उसमें ऐसे मनसबदार शामिल थे, ऐसे मनसबदार आते थे जिनका जात पद जो है 2500 से अधिक होता था, जिसे अमीर आजम या अमीर उम्दा कहा जाता था। जो दूसरी श्रेणी थी मनसबदारों की, उसमें ऐसे मनसबदार शामिल थे जिसमें उनका जो जात पद है 2500 से कम होता था। यहाँ पर 2500 से अधिक था, लेकिन यहाँ पर 2500 से जो है कम, 500 से अधिक होता था। ठीक है, 500 से मतलब नीचे नहीं होता था, 500 से 500 के बीच में रहकर, और 2500 से कम होता था। ठीक है, दायरा जो है यहाँ तक लिमिटेड था। ठीक है, 2500 से कम और 500 से अधिक, 500 से कम नहीं होता था, जिसे अमीर कहा जाता था। तो ऐसी श्रेणी को क्या कहा जाता था, अमीर। तीसरी श्रेणी में तो
ऐसे मनसबदार शामिल थे जिनका जात पात जो था वह 500 से कम होता था। यहाँ पर 500 से अधिक था, ठीक है। अब 500 से नीचे डाउन वाले तो 500 से कम था, और ऐसे जो है मनसबदारों को क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। दोबारा सुन लीजिए, पहली श्रेणी में ऐसे मनसबदार शामिल थे जिनका जो है जात पद 2500 से अधिक होता था, जिसे अमीर आजम या अमीर उम्दा कहा जाता था, ठीक है। दूसरी श्रेणी में ऐसे मनसबदार शामिल थे जिनका जात पद जो है 2500 से कम और 500 से अधिक होता था, जिस अमीर कहा जाता था, ठीक है। और तीसरी श्रेणी में ऐसे मनसबदार शामिल थे जिनका जात पद जो है 500 से कम होता था, जिसे मनसबदार कहा जाता था, ठीक है। उस समय में जो है 5000 की जो मनसबदारी थी वह सुरक्षित मानी जाती थी, ठीक है। अकबर के शासन काल में भी जो है इस तरह की हमें जो मनसबदारी सिस्टम देखने को मिला है, जिनके पास जो है 5000 मनसब होते थे। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे अपवाद भी देखने को मिला है, जैसे कि मिर्जा अजीज कोका और राजा मान सिंह के पास जो है 7000 की मनसबदारी थी, ठीक है। जिसके पास 5000 की मनसबदारी होती थी वह अपने आप को जो है सुरक्षित उसे माना जाता था, ठीक है। और जो मिर्जा अजीज कोका है या राजा मान सिंह है, इनके पास जो है 7000 की मनसबदारी थी, यानी 5000 से बिल्कुल ऊपर हो गए, ठीक है। जो बादशाह शाहजहां है उसने अपने पुत्र दारा शिकोह को जो है 40,000 मनसब प्रदान किए थे, 40,000 मनसब, ठीक है। और जो बढ़ाकर सामूगढ़ के युद्ध में जो है जिसे बढ़ाकर 60,000 कर दिया था, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए कि जो बादशाह शाहजहां है उसने अपने पुत्र दारा शिकोह को 40,000 का मनसब प्रदान किया था, ठीक है। और इसे बढ़ाकर सामूगढ़ के युद्ध में 60,000 कर दिया गया था, ठीक है। अब हम बादशाह जहांगीर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो बादशाह जहांगीर है उसके समय में जो मनसबदारी सिस्टम क्या था। बादशाह जहांगीर के समय में जो है जहांगीर ने अपने समय में जो है इसमें बदलाव किया, ठीक है। जो मनसबदारी सिस्टम है उसमें जो है परिवर्तन किया, और इस प्रणाली को जो है दी अस्पा और सी अस्पा कहा जाता था, दी अस्पा और सिंह अस्पा कहा जाता था। जहांगीर ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में जो है ये सिस्टम लागू किया, और इस सिस्टम में यानी कि जो ये दी अस्पा और सिंह अस्पा जो व्यवस्था थी, सबसे पहले प्रथम बार जो है इस पद पर जो है महावत खां को बिठाया गया था। याद रखिएगा, महावत खां को जो है जहांगीर ने सबसे पहले जो ये व्यवस्था लागू की थी, दी अस्पा और सिंह अस्पा, ठीक है, ये जहांगीर ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में शुरू की थी। और इस पदवी पर प्रथम जो बैठने वाला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? महावत खां, इस पोस्ट पर, ठीक है। और इसका नियम क्या था कि इस नियम के अकॉर्डिंग ये जो दी अस्पा और सिंह अस्पा जो व्यवस्था थी, इसके अकॉर्डिंग जात की संख्या में बिना परिवर्तन किए सवार की संख्या आंशिक तौर पर जो है बढ़ा दी जाती थी, ठीक है। जो जात की संख्या है उसमें बिना कोई बदलाव किए सवार की संख्या आंशिक तौर पर जो है दोगुनी कर दी जाती थी, डबल कर दी जाती थी, ठीक है। और बस ये याद रखा जाता था कि सवार जो पद है, ठीक है, सवार पद कभी भी जात से जो है अधिक नहीं होता था। दोबारा याद कर लीजिए, सवार पद जो है कभी भी जात से अधिक नहीं होता था। अगर कभी सवार पद जो है बढ़ाना पड़ता तो, ठीक है, अगर सवार पद को बढ़ाया जाता था तो साथ ही जो है जात पद को भी बढ़ाया जाता था, ठीक है। तो इन दोनों को जो है इस प्रकार से सवार पद को कभी भी जो है जात से अधिक नहीं होता था। सवार पद अगर कभी सवार को बढ़ाते थे तो जात को भी जो है बढ़ाना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बात करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां के समय में जो है मनसबदारी सिस्टम में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, तो जिसके कारण जो शाहजहां है, ठीक है, जब उस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया तो शाहजहां ने जो है उस व्यवस्था को कहा महाना वेतन प्रणाली, ठीक है। शाहजहां के समय में जो है मनसबदारी व्यवस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया था, जिसके कारण जो है शाहजहां ने जो है महाना वेतन प्रणाली लागू की थी। और इसके अकॉर्डिंग क्या था, मनसबदारों की आय में जिस अनुपात से कमी आती थी उसी अनुपात में जो है सैनिकों की संख्या में कमी कर दी जाती थी, ठीक है। कि जो मनसबदार थे, मनसबदारों की जो आय थी, आमदन थी, उसमें जिस अनुपात से उनकी आमदन जिस प्रकार से जो है कम होती थी, उसी अनुपात में जो है सैनिकों की संख्या को भी जो है कम कर दिया जाता था, ठीक है। इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य कारण ये था कि जागीर से प्राप्त होने वाली आय में जो है निरंतर कमी हो रही थी, कि जो जागीरदार थे, ठीक है, उनसे जो प्राप्त होने वाली आमदन थी उसमें लगातार कमी आ रही थी। इसीलिए जो शाहजहां था उसने जो है इस मनसबदारी सिस्टम में जो है परिवर्तन किया, ठीक है, और एक नई प्रणाली जो है लागू की जिसे कहा जाता है महाना वेतन प्रणाली, ठीक है। अकबर के समय में जमा और हासिल जो है दोनों बराबर थे। जहांगीर के समय में जमा और हासिल दोनों में अंतर आने लगा। शाहजहां के शासनकाल में जो है हासिल जमा की तुलना में काफी आने लगा, ठीक है। और जिससे क्या है कि शाहजहां ने एक नई प्रणाली शुरू की थी जिसे कहा जाता है महाना वेतन
प्रणाली। तो इसके दो जो है प्रभाव हमें देखने को मिले, महाना वेतन प्रणाली के दो प्रभाव जो है देखने को मिले कि एक तो जो शाहजहां था उसने जो इन दोनों में अंतर आया था, यानी कि जमा और हासिल के बीच में जो अंतर था, ठीक है, जमा और हासिल के जो बीच में जो अंतर था उसे पाटने का प्रयत्न किया शाहजहां ने, इसीलिए उसने एक नया सिस्टम लागू किया जिसे महाना वेतन प्रणाली कहा जाता था। और दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि मुगल सेना में कमजोरी आने लगी, ठीक है, क्योंकि मुगल सैनिकों की जो है यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो मनसबदार थी उनकी आय के अकॉर्डिंग ही जो है सैनिकों की संख्या में कमी कर दी जाती थी। तो धीरे धीरे जो सैनिक थे उनकी संख्या में कमी आने लगी, जिससे मुगल व्यवस्था जो है, मुगल सैनिक व्यवस्था कमजोर होने लगी धीरे धीरे, और जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनने लगी। आगे पढ़ते हैं औरंगजेब के मनसबदारी सिस्टम के बारे में। तो चलिए अब जान लेते हैं औरंगजेब के शासनकाल के समय मनसबदारों का क्या सिस्टम था। औरंगजेब के समय में जो है मनसबदारों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, कि जिससे जो है औरंगजेब के शासनकाल के जो 25वें वर्ष हैं, ठीक है, औरंगजेब अपने शासनकाल के जो है 25 वर्ष जो है दक्कन में रहा और दक्कनी लोगों को जो है उसने खुले हाथ से मनसब प्रदान किया, ठीक है। अब उनके पास मनसब तो था लेकिन जागीर नहीं थी, तो जागीर पाने के लिए जो है उन लोगों में होड़ सी मच गई, ठीक है, अफरा तफरी मच गई, जिससे एक नया संकट उत्पन्न हुआ जिसे जागीरदारी संकट जो है कहा जाता था। जो इतिहासकार सतीश चंद्रा है उसने जो है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जो है जागीरदारी संकट को कहा है, ठीक है। उस समय में जो है 1000 जो औरंगजेब था उसके समय में 1575 में से 272 जो है खानजादा होते थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोबारा, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो औरंगजेब है उसके शासनकाल के समय जो है मनसब जो दार थे, मनसबदारों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। औरंगजेब के शासनकाल के जो है 25वें वर्ष, यानी कि जो औरंगजेब था अपने शासनकाल के जो है 25 वर्ष मतलब है दक्कन में रहा और वहां पर दक्कनी लोगों को उसने जो है खुले हाथ से मनसब प्रदान किया, ठीक है। उनके पास मनसब तो था अब लोगों के पास, लेकिन उनके पास जागीर नहीं थी। अब जागीर को पाने के लिए उनमें जो है एक होड़ सी मच गई, अफरा तफरी मच गई, तो जिससे एक नया संकट उत्पन्न हुआ जिसे जागीरदारी संकट कहा जाता था। जो इतिहासकार सतीश चंद्र है उसने जो है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जो है जागीरदारी संकट को ही बताया है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं कि मनसबदारी जो सिस्टम था उसमें क्या क्या दोष थे, ठीक है। जो मनसबदार थे उनके पास सैनिक और असैनिक जो है दोनों अधिकार प्राप्त थे उनको, ठीक है, जो कि मुगल साम्राज्य के प्रशासन के आदर्श के बिल्कुल विपरीत थे, बिल्कुल उल्ट थे, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए कि जो मनसबदार हैं उनके पास सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त होते थे, उन्हें सैनिक अधिकार भी थे और असैनिक अधिकार भी थे, ठीक है, जो कि मुगल प्रशासन के आदर्श के बिल्कुल उलट थे, बिल्कुल विपरीत थे। दूसरा दोष है कि वेतन जागीर में दिया जाता था, यानी कि जो मनसबदार थे उनको जो वेतन था वो नगद में नहीं दिया जाता था, विद कैश में नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें क्या है वेतन जो है जागीर के रूप में मिलता था। जागीर का एक हिस्सा दे दिया जाता था, उन्हें भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, जिससे क्या है औरंगजेब के शासनकाल में जागीरदारी संकट जो है उत्पन्न हो गया था, ठीक है। तो उन्हें जो वेतन था वो नगद नहीं दिया जाता था, कैश नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें जागीर के रूप में दिया जाता था, कोई भूमि का हिस्सा दे दिया जाता था, ठीक है, जिसको पाने के लिए औरंगजेब के शासनकाल में होड़ सी मच गई थी, जिससे जागीरदारी संकट जो है उत्पन्न हुआ। उसके बाद है तीसरा दोष ये है कि जो मनसबदार थे उच्च वेतनमान ने उन्हें विलासी बना दिया था। जो मनसबदार थे उनका जो वेतन था बहुत ज्यादा था, जिसके कारण वे विलासी बन गए, ठीक है, आलसी बन गए, और वह हमेशा ही भोग में लिप्त रहते थे, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे, शराब और शबाब में हमेशा ही जो है लिप्त रहते थे, ठीक है, जिससे उन्हें निकम्मा बना दिया, जिसके कारण उन्हें जो है मनसबदार जो थे वे निकम्मे हो गए, आलसी हो गए, हमेशा ही जो है स्त्रियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है, और शराब और शबाब में जो है व्यस्त रहते थे, भोग में लिप्त रहते थे। तो इस प्रकार से उन्हें जो है उनके उच्च वेतनमान से उन्हें जो है निकम्मा बना दिया। मनसबदार की नियुक्ति में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं थी जिससे अयोग्य लोगों के चयन का खतरा बना रहता था, ठीक है। जो मनसबदार थे उनके जो मनसबदारी जब उन्हें दिया था, मनसब दिया जाता था, जागीर दी जाती थी, तो उनकी नियुक्ति के लिए जब उनका चयन किया जाता था तो उसके लिए कोई खास प्रक्रिया नहीं थी, कोई ऐसा जैसे कि एग्जाम होता, कोई टेस्ट होता है जिससे वो व्यक्ति उसमें पास हो जाता है तो जाके उसे वो पद दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष प्रक्रिया नहीं थी। तो हमेशा ही जिससे जो है अयोग्य लोगों के चयन का खतरा बना रहता था कि कोई भी अयोग्य जो व्यक्ति है उसका चयन ना कर दिया जाए मनसबदार में। उसके बाद है कि जो मनसबदारी सिस्टम था इसमें
तो कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, जिससे औरंगजेब के शासनकाल में जो है संकट उत्पन्न हो गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ 500 लोग ही जो है मनसबदार होंगे, उससे ज्यादा, मतलब जैसे पोस्टों की एक लिमिट होती है ना कि इतनी पोस्ट खाली है तो उतने ही व्यक्ति रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोई लिमिट नहीं निर्धारित की गई थी। जितने भी मनसबदार आते हैं तो आने दो, मतलब ऐसा कोई लिमिट निर्धारित नहीं थी, जिससे क्या है औरंगजेब के शासनकाल में जो है एक संकट उत्पन्न हो गया। उसके बाद है स्थानांतरण की प्रक्रिया के कारण मनसबदार अपनी जगीर में विशेष दिलचस्पी नहीं लेते थे, जिससे कृषि तकनीक में नवीन व्यवस्था का प्रयोग नहीं हो सका। ठीक है, कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मनसबदार हैं उनमें जो है वंशानुगत नहीं था, मतलब उनको जो मनसब प्रदान किए जाते थे वो वंशानुगत नहीं था, बल्कि उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था, यानी कि उनकी जो है पोस्टिंग आगे ट्रांसफर कर दिया जाता था, तबादला कर दिया जाता था, जिसके कारण जो है वह अपने उनके पास जो जागीर मिली होती थी उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते थे। ठीक है, जिससे जो है कृषि तकनीक में नवी जो व्यवस्था है उसका कोई भी प्रयोग नहीं किया गया, तो कृषि के क्षेत्र में कोई विकास ना हो पाया। ठीक है, क्योंकि वह जो है अपनी जागीर की तरफ खास ध्यान नहीं देते थे, उन्हें पता था कि उनका तबादला कर दिया जाना है। ठीक है, क्योंकि ये वंशानुगत नहीं था, तो यहाँ पर जो ये दोष है मनसबदारी सिस्टम के, हमें यहाँ पर ये जो दोष है ये देखने को मिलते हैं। आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।